कच्चे तेल अभी उठापटक के दौर में जारी है। दरअसल कमजोर डिमांड की वजह से क्रूड पर दबाव है, लेकिन दुनिया भर में राहत पैकेज की वजह से निचले स्तरों से सपोर्ट भी मिल रहा है। वहीं नेचुरल गैस की बात करें तो यहां अगस्त की जोरदार तेजी के बाद सुस्त चाल देखने को मिली है। ऐसे में आपको क्रूड और नेचुरल गैस में क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, अगले हफ्ते कच्चा तेल और नेचुरल गैस का क्या आउटलुक रहेगा, आज हमने अपने खास शो कमोडिटी आउटलुक क्रूड नेचुरल गैस में इसी पर चर्चा करेंगे। शो में चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारा पूरा पैनल। क्योंकि बात हम यहां पर सिर्फ क्रूड ऑयल की कर रहे हैं, तो हमारे साथ हैं कॉमट्रेंस के टी ज्ञानशेखर, कुंवरजी ग्रुप के रवि देओरा, एक्सिस सिक्योरिटीज के सुनील काटके, आनंद राठी के नवीन माथुर और एचडीएफसी सिक्योरिटीज के तपन पटेल। हाँ, आपका सभी का स्वागत है। हमारे पास फुल पैनल है यहां पर बात करने के लिए, समझने के लिए कि कच्चे तेल में अब क्या मूवमेंट रह सकती है, कैसे कारोबार करना चाहिए और नियर टर्म और स्लाइटली लॉन्गर टर्म के लिए अब क्या यहां पर स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए। सुनील, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे। और एक रेंज हमने टूटती हुई देखी है कच्चे तेल में इस हफ्ते में। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम यहां पर 44-46 के बीच में कारोबार होता हुआ नजर आया है। अब थोड़ी सी यहां पर मंदी देखने को मिली है। स्टिमुलस मेजर्स अभी भी हैं, लो इंटरेस्ट रेट्स भी हैं, जो मैक्रोज हैं वो अभी भी इन पोजीशन हैं। सप्लाई डिसिप्लिन भी हमने काफी अच्छा खासा यहां पर आते हुए देखा है, लेकिन मांग को लेकर अब बाजार में कुछ चिंताएं बनने लगी हैं। जी मनीषा, एक्चुअली प्राइसेस जो हैं फेयरली लास्ट 2 महीने से एक रेंज बाउंड टाइट रेंज में ट्रेड हो रही थी। इवन $40 के नीचे भी सस्टेन नहीं हो रहा था और $45 के ऊपर भी सस्टेन नहीं होता हुआ हमको नजर आ रहा था WTI क्रूड की अगर हम बात करते हैं तो। बट अभी लास्ट 1-2 दिन में हमें अच्छी खासी तेजी मंदी देखने को मिली है। स्पेशली ऑन द बियरिश साइड हमने देखा कि क्रूड ऑयल तकरीबन 3,200 पर बैरल के रेंज से अभी तकरीबन 3,000 पर बैरल के रेंज में नजदीक हमको देखने को मिल रहा है। आइडियली ये हम बोल सकते हैं कि खराब डॉलर, जो वीकर डॉलर हम देख रहे हैं उसकी वजह से डॉलर डिनोमिनेटेड जितने भी कमोडिटीज हैं वो सस्ते होते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरा, इवन लैकलस्टर डिमांड में एक बहुत ही बेहतरीन रिकवरी होते हुए कहीं पे नजर नहीं आ रही है। हालांकि जैसे आपने बताया, लूज मॉनिटरी पॉलिसी है, मनी इजीली अवेलेबल है, इकोनॉमी ओपन अप हो रही है, स्पेशली चाइना की तरफ से डिमांड अच्छा आते हुए नजर आ रहा है। बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो सप्लाई है वो डिमांड को मोर और लेस मैच कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से प्राइसेस जो हैं बहुत ज्यादा तेज होते हुए हमको नजर नहीं आ रहा है। बट आने वाले समय में अगर हम एक हफ्ते का व्यू अगर हम देख के चलते हैं तो ओपेक प्लस जो ग्रुप है उन्होंने अपना सप्लाई कट का जो कंप्लायंस है वो ठीक ठाक मेंटेन किया हुआ है। कहीं पे भी उसको उन्होंने बिगड़ने नहीं दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में सप्लाई जो है टाइट ही रहने वाली है आने वाले समय में। और दूसरा, यूएस की अगर हम रिग काउंट की बात करेंगे तो वो भी अभी मल्टी ईयर लो पे हैं, तो कहीं ना कहीं यूएस भी प्रोडक्शन बढ़ाने के चलते हुए नहीं नजर आ रहा है। तो ये जो फॉल है मुझे लगता है कि एक बाइंग ऑन डिप की एक अपॉर्चुनिटी जरूर इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स को प्रोवाइड करने वाला है आने वाले समय में, क्योंकि आने वाले समय में इकोनॉमिक रिकवरी भी हमको बाउंस बैक होते हुए नजर आ सकती है। और इवन फेड की तरफ से हमने देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी लूज होने वाली है, इन्फ्लेशन 2% के आसपास रखने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए ज्यादातर सेंट्रल बैंक्स इजीली मनी प्रोवाइड करेंगे। तो 1 वीक के पर्सपेक्टिव से मैं सजेस्ट करूंगा कि 3,000 रुपीज के आसपास इंडियन मार्केट में बाई करना चाहिए। 2,900 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है और मुझे लगता है कि 3,150 से लेकर 3,200 का एक रेंज देखने को मिल सकता है। यानी कि काफी सारे फैक्टर्स यहां पर हैं, लेकिन निचले स्तरों पर खरीदारी की राय अभी भी यहां पर कच्चे तेल में कायम है। नवीन, फंडामेंटल्स तो हमने काफी सारे यहां पर डिस्कस किए, लेकिन आपको क्या लगता है किस तरह के प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं अगले हफ्ते में, और वो एक ऐसा कौन सा फंडामेंटल है जिस पर आपकी तीखी नजर रहेगी? मनीषा, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग आई शुड से। मुझे लगता है जैसे सुनील ने कहा कि फंडामेंटल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, तभी हमने एक बहुत दायरे और सीमित दायरे में क्रूड के प्राइसेस को देखा है। तकरीबन 40 और $38-39 ऑन द डाउन साइड, approximately $46 on the upside. So वही टाइट रेंज है जिसमें ट्रेड होते हुए पिछले 2-1 महीने से दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि मतलब कि तेजी का रुख कम है मनीषा, का रुख ही रख के चलना चाहिए। ऊपर के लेवल्स जो हैं वो तकरीबन $40-45 तक के हैं और नीचे की तरफ अगर देखें $39 WTI के लिए। तो मतलब कि अगर कोई एक फैक्टर देखना है तो मेरे ख्याल से, या 2 फैक्टर्स अगर ध्यान रखने हैं तो मेरे ख्याल से, एक तो सप्लाई साइड पे क्या इफेक्ट आता है
Baker's rig count has constantly going down from the last couple of weeks, and even the depreciating dollar would have an impact on the crude prices internationally. So I think loose monetary policy रहेगा, डॉलर में वीकनेस रहेगी, 2 साल के नीचे किस तरह पे हम डॉलर इंडेक्स को देख रहे हैं, तो उसके चलते एक न्यूट्रल ट्रेंड है, पर लेकिन ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म 6 to 1 ईयर की बात करें तो मुझे लगता है जब तक इकोनॉमी में रिकवर नहीं आती, डिमांड नहीं बढ़ती, सप्लाई प्रेशर बने रहेंगे, और उसके चलते मेरा मानना ये है कि थोड़ा न्यूट्रल टू बेयरिश ट्रेंड रहेगा आने वाले टाइम। न्यूट्रल टू बेरिश ट्रेंड यहाँ पर रह सकता है, लेकिन एक रेंज हमने फाइनली यहाँ पर टूटते हुए देखी है। और तपन, आपको क्या लगता है, क्योंकि अब तक दोनों एक्सपर्ट्स जिनसे मैंने बात करी है, एक ने डिप्स पे खरीदारी की राय दी है और नवीन ने जैसे कहा कि न्यूट्रल टू बेरिश स्टैंस रह सकता है, आपको क्या लगता है, आप क्या वॉच कर रहे हैं और आपकी रेंज क्या है अब कच्चे तेल के लिए? जी गुड इवनिंग मनीषा जी। क्रूड ऑयल की बात करें तो जैसा बाकी पैनलिस्ट ने बताया कि एक रेंज जो है वो बरकरार है, $39 से 43.50 की जो नाइमेक्स में जो रेंज है वो कंटिन्यू है। प्राइजेस 43.50 के ऊपर ब्रेक होने में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में ये रेंज जो है वो बरकरार रहेगी, क्योंकि ऑयल मार्केट जो है वो काफ़ी बैलेंस है, सप्लाई को कंट्रोल कर लिया गया है। अभी बाकी वेट है कि जब डिमांड कब रिकवरी हो रही है, तो मेरे हिसाब से जो वर्स्ट है वो ओवर हो गया है। बाकी जो एक्सपेक्टेशन है जो डिमांड रिकवरी कब होगी और कैसे होगी, तो उसका ही एक मार्केट को फैक्टर करना बाकी है। तो मेरे ख्याल से बाय एंड डिप्स का व्यू क्रूड ऑयल में कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि डाउन साइड अगर आती हुई है तो वो भी काफ़ी लिमिटेड रहेगी। नाइमेक्स में स्पेशली बात करें तो $40 से $39 की जो रेंज है वो एक सपोर्ट रेंज है। एमसीएक्स में डेफिनेटली काफ़ी डाउनफॉल आया, क्योंकि रुपये में जो अप्रिशिएशन आया है तो उसका एक इफेक्ट एमसीएक्स प्राइस में हमको देखने को मिला है। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें चार्ट पे भी और फंडामेंटली भी, तो मुझे लग रहा है बाय एंड डिप्स की रेंज आनी चाहिए, क्योंकि रिग काउंट जैसे बताया कि मल्टी ईयर रोपे है, और बाकी ओपेक जो है वो काफ़ी ट्राई कर रहा है कि जो कंप्लायंस हो और जो आउटपुट कट डील के वो काफ़ी स्ट्रांग हो, तो उसके लिए काफ़ी काम कर रहा है। जो वॉलंटियर भी अभी जो कट हो रहे हैं वो भी एक अप्रिशिएशन की बात है। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें जो ऑयल मार्केट को करंट लेवल पे एक बैलेंस करने में हेल्प कर सकती है। तो 2990 की जो रेंज है एमसीएक्स में वो बाइंग के लिए बहुत अच्छी है, वहाँ से बाय करना चाहिए। 3200 से 3270 का टारगेट रखना चाहिए। स्टॉप लॉस 2890 का मेंटेन करके क्रूड ऑयल में बाय करना चाहिए। खरीदारी की राय यहाँ पर, यानी कि 3200-3270 तक के लेवल्स ऊपर में आपको कच्चे तेल में अगले हफ्ते में देखने को मिल सकते हैं। ज्ञानशेखर, आपसे जानना चाहेंगे, और फंडामेंटल्स में एक दो चीजें अगर यहाँ पर जोड़ें तो वो है चीन की मांग जो 5 महीने की बढ़त के बाद अगस्त में थोड़ी गिरती हुई नजर आई है, और इंडियन मांग जो कि काफी अनइवन रही है, क्योंकि पेट्रोल की डिमांड तो यहाँ पर बेहतर हुई है लेकिन डीजल की डिमांड यहाँ पर बिल्कुल भी उठती हुई नजर नहीं आ रही है। एविएशन की मांग में बहुत ज्यादा सुधार देखने को नहीं मिला है। यहाँ पर इन फंडामेंटल्स को आप प्राइसेस के साथ कैसे वीव करेंगे? Absolutely, Manisha. I think you very clearly hinted at the overall picture that is there in the crude oil market right now. आप देखेंगे तो एक negative picture है overall. So far, I think OPEC has cut the output from the month of May and then sustained the prices so far. लेकिन demand किधर भी नहीं आ रहा है. You have supplies also which are getting easing now. So far there have been cuts, but now they're easing the cuts, and that extra supply that is going to come has to be met with demand. और China को भी demand कम हो रहा है, और बाकी सब Asian countries which are the main consumers, that demand is also going down. So एक demand supply mismatch is going to be in favor of prices going down now. Fundamentally and technically also, since it's broken the range, I think it's unlikely that it will get back into the range very soon. So up short term के लिए it is a sell on any optics, and we're looking at possible targets to 37 or thereabouts. लेकिन उसके बाद आपने जो भी fundamental positive factors बोला है, that is absolutely correct, because I think there's a lot of stimulus packages which will support. उसके कारण एक मीडियम टर्म आउटलुक अभी भी $45-47 तक है। सो एक शॉर्ट टर्म का रेंज होगा 37 ऑन द लोअर साइड, एंड स्लाइटली मीडियम टर्म रेंज होगा 46-47 ऑन द अपसाइड। अभी तक हमें पूरी तरह से डिवाइडेड हाउस यहाँ पर मिला है। बाइंग की 2 कॉल्स हैं, सेलिंग की 2 कॉल्स हैं यहाँ पर, लेकिन रेंज जी हाँ काफी हद तक सेम है। लेकिन रवि, आप शायद एक टाई ब्रेकर हो सकते हैं यहाँ पर। आपको क्या लगता है कच्चे तेल में किस तरह के व्यूज अब देखने को मिलेंगे? क्लियरली एक काफी जिटरी मार्केट रही है, और डॉलर ही नहीं रुपये को भी यहाँ पर इन अकाउंट लेना होता है, जिसकी वजह से कैलकुलेशंस में यहाँ पर काफी फेरबदल कभी कभी देखने को मिलता है।
डेफिनेटली जैसे हमारे पैनल पे डिवाइडेड है, वैसे ही ग्लोबल मार्केट का जो फंडामेंटल्स है वो डिवाइडेड बिटवीन द सप्लाई एंड डिमांड। डिमांड थोड़ी ड्राई है, वो वैसे ही प्राइस फैक्टर इन करके चला। इस हिसाब से आज तक जो कंसेप्ट था एंड आज तक जो मार्केट में सिनारियो था कि कमोडिटी प्राइसेस विल नेवर गो बिलो जीरो, तो ये भी एक कंसेप्ट ब्रेक कर दिया क्रूड ने। तो हिस्टोरिकल ईयर रहा है, तो आई थिंक वोलेटिलिटी रहेगी, बट इंडियन मार्केट के पर्सपेक्टिव से देखे तो डाउन साइड 2950, अपर साइड 3200, यही सीमित रेंज में काफी टाइम से जो क्रूड है वो ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है यही रेंज आगे जाके देखने को मिल सकता है। एक रेंज बाउंड व्यू है, हालांकि पॉजिटिव साइड इस हिसाब से रहना चाहिए कि पहली बार देखे तो मैंने हिस्टोरिकल में काफी ईयर से क्रूड ट्रेड कर रहा हूं, तो हिस्टोरिकल पहली बार ओपेक नेशन ने अपना कंप्लायंस है वो करीबन 90 से 100% फॉलो किया है। तो ये कंप्लायंस से जो सप्लाई का फ्लो है वो सीमित है। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है यूएस की ओर से। यूएस लगातार ओपेक के सामने अपनी इन्वेंट्रीज हायर कर रहा था, तो अभी जो इन्वेंट्रीज है वो काफी लोअर है। यूएस में भी देखे तो प्रोडक्शन कट है। लॉन्गर टर्म आउटलुक क्यों पॉजिटिव रहना चाहिए, उसका मेजर रीजन है कि जो काफी कंपनीज है जो ऑयल एक्सप्लोरेशन के साथ जुड़ी हुई, उसमें सेल है, आरामको है, साथ में देखे तो इंक्लूडिंग इंडिया में रिलायंस है, सारी जो कंपनीज है ओएनजीसी वो अपने कैपेक्स है वो नए ऑयल एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज में कट कर रहे हैं। मींस के जो सप्लाई है उसका आगे जाके जो फ्लो था लास्ट ईयर वो काफी कम रह सकता है। तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट वीक में एटलीस्ट 3200 के प्राइसेस के लिए बाय करना चाहिए क्रूड। 2970 2980 के करीब बाय करें, और जो स्टॉप लॉस है वो 2840 का लगा है, तो बाइंग का ही व्यू रहेगा। चलिए, तो ज्यादातर जो एक्सपर्ट्स हैं वो खरीदारी की तरफ यहाँ पर टिप हो रहे हैं कि जो बिकवाली थी या मुनाफा वसूली इस हफ्ते में हमने आते हुए देखी है वो शायद यहाँ पर बाइंग रिकमेंडेशंस हैं, और 31 से 3250 ऊपर में यहाँ पर कच्चा तेल अगले हफ्ते में देखने को मिल सकता है। ये तो हुई अगले हफ्ते की बात, लेकिन आप सभी के पास बहुत क्विकली आना चाहूंगी क्योंकि 2-3 फैक्टर्स हैं जो यहाँ पर स्लाइटली लॉन्गर टर्म या इस साल के अंत तक भी हमें देखने चाहिए। वो ये कि स्टिमुलस मेजर्स बहुत जल्दी यहाँ पर खत्म नहीं होने वाले, और अगर कोविड का सेकेंड वेव नहीं आता तो शायद डिमांड रिकवरी यहां से बेहतर होते हुए ही दिखेगी। और तीसरी बात यह है कि यूएस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस है, और क्या यूजुअली हम देखते हैं कि इन सालों में कच्चे तेल में बहुत ज्यादा बढ़त देखने को नहीं मिलती। कई सालों में तो ऐसा भी हुआ है कि स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से यहां पर कच्चा तेल दिया गया है ताकि प्राइसेस को मेंटेन किया जा सके, क्योंकि प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए ये बहुत फेवरेबल नहीं है, क्योंकि यूएस सबसे बड़ा कंज्यूमर यहां पर है कच्चे तेल का। तो ज्ञान शेखर, पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो 3-4 फैक्टर्स हैं जो शायद थोड़े से लॉन्गर टर्म है, लेकिन इस साल के अंत तक अब आपको क्या लगता है कच्चा तेल कहां जाएगा? Manisha, by the year end, I think the winter will set in. Winter demand भी आ जाएगा वहाँ पे, and that should add to the overall bullish sentiment. But as you rightly said, I think prices will be capped. $48, $50 एक बहुत बड़ा resistance होगा, and that should be a very strong cap till the year end. But depending on the winter, I think it can do better in the first quarter of 2021. लेकिन अभी के लिए by till the end of the year, there is no scope for it to really go up unless there is some major disaster in the Middle East or some tensions. तो ऊपर साइड में $48, $50 एक मैक्सिमम एक रेंज हो। ओके, हमने इस साल के लिए बहुत डिजास्टर्स देख लिया। आई डोंट थिंक हमें कुछ और देखने की जरूरत है। हमने एक नेगेटिव क्रूड ऑयल भी इस साल में देख लिया है, तो आई थिंक पिछले 2 महीने की जो रेंज है वो काफी लोगों को यहाँ पर भाई है। लेकिन सुनील, आपसे क्विकली जानना चाहेंगे इस साल के अंत तक आपके क्या व्यूज हैं? मनीषा जी, मुझे लगता है कि डिमांड में बहुत अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ नहीं नजर आने वाला है। ये साल थोड़ा सॉफ्ट ही जाने वाला है इन टर्म्स ऑफ सप्लाई और डिमांड, दोनों मैच होते हुए नजर आ रहे हैं आने वाले महीनों में भी। और मेरे ख्याल से दिसंबर तक विंटर शुरू होगा यूएस में, तो कहीं ना कहीं थोड़ी पॉजिटिविटी मार्केट में जरूर रहेगी। बट मुझे लगता है कि $48 तक का एक हायर साइड ईयर एंड में सेटल होते हुए नजर आ रहा है, जो कि डोमेस्टिक मार्केट में मुझे लगता है कि 3400 से लेके 3500 के रेंज में क्रूड ईयर एंड तक सस्टेन हो सकता है। 3400-3500 ऊपर में और $48 ऊपर में। नवीन, आपका क्या व्यू है? आप भी इन्हीं लेवल्स को देख रहे हैं? मनीषा, जैसे पहले कहा मैंने कि नीचे की तरफ 40, 38, 39 लेवल्स और ऊपर की तरफ 46, 47 लेवल्स देखे जा सकते हैं। ओवरऑल ट्रेंड मैं आज भी यही कह रहा हूँ और अभी भी यही कह रहा हूँ कि न्यूट्रल ही है, बट यस, यू कैन बाय ऑन द टिप्स और सेल ऑन द राइज। इट इज जस्ट
of technical charts, how do you see? So we would recommend to sell for the next 3 months or so. Selling can be done at around level of around 3,150 or 3,200 levels. Target on the downside at around 2,800 per barrel. Stop loss लगाइए, हो सकता है वॉलिटिलिटी आए जिस तरह के इलेक्शंस का मतलब कि यूएस इलेक्शंस का जिस तरह से लुकआउट आ रहा है, तो थोड़ा वॉलिटिलिटी मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस लगा के तकरीबन 3,000 ओके तो ये क्लियरली बात यहां पर कच्चे तेल की हुई, जहां पर हमने सभी तरीके से सभी एंगल से यहां पर फंडामेंटल समझा है और प्राइसेस को भी जानने की कोशिश की है कि अगले हफ्ते और इस साल के अंत तक भी यहां पर कैसे देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए, क्योंकि छोटी कमोडिटी है, काफी सारे रिटेलर्स इसमें कारोबार करते हैं और यहां पर भी हमने करीबन 50% की बढ़त अगस्त में आते हुए देखी है। यहां पर सितंबर का महीना कैसा रह सकता है, जानेंगे इस ब्रेक के बाद। बात अब हम यहां पर नेचुरल गैस की करेंगे, जहां पर वॉलेटिलिटी इस साल में सबसे हाई रही है। हमने 50% के गेन्स अगस्त में आते हुए देखे और उसके बाद सितंबर में हल्की सी मंदी, मुनाफा वसूली और काफी चॉपीनेस यहां पर देखने को मिली है। मौसम, मैक्रोज, कच्चे तेल में जिस तरह की मूवमेंट है, रिफाइनिंग, डिमांड, सभी सब फैक्टर्स यहां पर इसको भी इंपैक्ट करते हैं। तपन, आपसे पहले जानना चाहेंगे आप नेचुरल गैस के भाव अब कैसे देखते हैं और आगे जाके क्या रुझान है? जी, नेचुरल गैस की बात करें तो अगस्त में शानदार तेजी हमको देखने को मिली, स्पेशली जो हरिकेन एक्टिविटीज गल्फ ऑफ मैक्सिको में थी उसके कारण और वार्मर टेम्परेचर्स देखने को मिले, तो स्पॉट डिमांड में ज़्यादा दिक्कत आई, तो उसके कारण प्राइस में इफेक्ट आया। आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि करेक्शन यहाँ पे ड्यू है, बिकॉज ओवरऑल प्राइसेस देखें तो एक ओवरबॉट रेंज है और की रेजिस्टेंस के पास है। अगर नामिक्स का हम चार्ट देखें तो 2018 में जो तेजी आई थी उसके हाई का लेवल लेके रिसेंट लो से हम देखें तो रिट्रेसमेंट आ रहा है $2.76, तो वहीं से प्राइसेस अभी रिटर्न हुए हैं। तो एक की रेजिस्टेंस है वो उसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, तो वहाँ से करेक्शन बन रहा है कि आना चाहिए। एमसीएक्स में भी अगर सेम बात करें तो वो लेवल आ रहा है 205 का और सेम लेवल पिछले साल सितंबर में भी था, 203 का हाई था, इस साल 205 का हाई है, तो वहाँ से प्राइसेस में रिट्रेसमेंट आ रहा है। तो ये करेक्शन एक आना चाहिए। डाउन साइड मुझे लग रहा है कि 168 तक प्राइसेस आने चाहिए, बिकॉज जो फंडामेंटल्स यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं वो काफ़ी बेरिश लग रहा है, क्योंकि आने वाले 10 से 15 दिनों में अगर वेदर की जो फोरकास्ट देखे तो कूलर देन नॉर्मल वेदर फोरकास्ट है, तो उसका एक प्रेशर प्राइस में बनेगा। दूसरा, यूएस में जो कैश प्राइसेस की बात करें नेचुरल गैस के, तो भी अभी जो फ्यूचर काफ़ी डाउन ट्रेड हो रहे हैं, 2.2 का जो नेचुरल का प्रभाव है कैश प्राइस है वहाँ तक ट्रेड हो रहे हैं, तो ये एक सिग्नल देता है कि एक करेक्शन ड्यू है नेचुरल गैस में। तो मुझे लग रहा है सेल ऑन राइस का भी रख के शॉर्ट टर्म में ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में विंटर कॉन्ट्रैक्ट आ जाएंगे, तो वहाँ पे इन्वेंट्रीज में भी ड्रॉडाउन का शुरू हो जाएगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी बुलिश आएंगे। लेकिन करंटली सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में मुझे लग रहा है कि सेलिंग आना चाहिए, 187 की रेंज में सेल करना चाहिए, डाउन साइड 168 का ट्रेड करना चाहिए और स्टॉप लॉस 196 का मेंटेन करके नेचुरल गैस में ट्रेड करना चाहिए। रवि, आपकी क्या रेंजेस यहाँ पर रहेंगी? डेफिनेटली ये जो सारे फंडामेंटल्स अपन ने डिस्कस किए, फंडामेंटल से पूर्ण सहमत हूँ। उसके एडिशन में मैं कहना चाहूंगा कि बेसिकली नेचुरल गैस का ट्रेंड ये साल में क्यों थोड़ा बेरिश रहेगा, उसका दूसरा भी रीजन है कि लास्ट ईयर के जो टोटल प्रोडक्शन थे उसमें 10% की बढ़ोतरी थी, उसके सामने डिमांड सिर्फ 3% बढ़ी थी, मीन 7% का एक बड़ा सप्लाई गैप बना। सेकंड है कि जो वहां पे ऑयल कंपनी से, गैस कंपनी से, उसमें पर्टिकुलर गैस कंपनियों ने 2010 से लेकर 2018 तक अपना जो कैपेक्स है वो 30% हायर रखा, मींस कि गैस के एक्सप्लोरेशन पे काफी एक्टिविटीज हुई और उसका रिफ्लेक्शन सीधा इन्वेंटरीज पे आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये भी एक प्राइसेस पे प्रेशर है। 2020 की जो डिमांड ऑल ओवर ईयर की एक्सपेक्टेड है वो 3% डाउन है और उसके सामने 2021 की जो डिमांड एस्टिमेट है यूएस से वो 5% डाउन है, मींस कि ये जो गैप है सप्लाई एंड डिमांड का वो काफी बढ़ता जाएगा। तो मुझे लग रहा है प्राइसेस में वो एक प्रेशर दे सकता है। वैसे भी इतनी बड़ी रैली अगस्त में हो चुके हैं, तो उसके बाद एक यहाँ से करेक्शन आना भी तय है। 176 के टारगेट के लिए शॉर्ट करना है, 190 के करीब शॉर्ट करे और 198 का स्टॉप लॉस लगाए। मुझे लग रहा है नेक्स्ट वीक में और शॉर्टर टर्म में ये एक मंदी का ट्रेंड जारी रह सकता है। ओके, यानी कि मंदी यहाँ पर नेचुरल गैस में जारी रह सकती है। वेरी क्विकली आपसे भी जानना चाहेंगे ज्ञानशेखर, आपके क्या लेवल्स हैं, अगर आप मुझे सिर्फ प्राइसेस दे सकें कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है?
Sell on rallies, Manisha, because the overall pressure is there post these hurricane, and rapidly production has been ramped up at hurricane. तो इसके कारण एक clearly profit taking भी आया हुआ है futures में, and that should extend from here. मेरे ख्याल से 165 तक जाना चाहिए नीचे. Any rallies from here is a sell for a target of 165 in the coming week. चलिए, बिकवाली की राय यहाँ पर 3 आते हुए नजर आई है। नवीन, आपकी क्या रेंज है? मेरे पास लास्ट का 1 मिनट ही है, तो अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी मुझे बता सकें। मनीषा, आई एम द फोर्थ वन। नेचुरल गैस सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सेल करा जा सकता है तकरीबन 190 के 192 के लेवल के आसपास, नीचे की तरफ $170 रुपए के लेवल्स देखे जा सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 205 के आसपास। सुनील, आप आखिरी हैं, आपका क्या रेंज है? आप भी बिकवाली की राय देंगे यहाँ पर? इनफैक्ट ऑल द 5 आई गेस मेरा भी सेल का सजेशन रहेगा। 190 के रेंज में सेल किया जा सकता है। 202 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 170 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है अगले हफ्ते। ऑलराइट, सो नेचुरल गैस में बहुत ही क्लियर कट स्ट्रैटेजी है। सभी की बिकवाली की यहाँ पर राय है। एटलीस्ट आने वाले 1 महीने में, साल के अंत में होते होते कि विंटर डिमांड शायद यहाँ पर निकल के आए, लेकिन एज ऑफ नाउ अगले हफ्ते के लिए 170 168 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ आप सभी का बहुत शुक्रिया, सुनील, नवीन, तपन, ज्ञानशेखर और रवि, हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरे एनर्जी पैक पे अगले हफ्ते के लिए यहाँ पर स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए CNBC आवाज।